आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग हम नए टॉपिक से कर रहे हैं। नया टॉपिक आपका क्या है? रिफ्रैक्शन। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब भी लाइट रे एक सरफेस पे आती है, ये एक सरफेस है, जब भी लाइट रे एक सरफेस पे आती है तो परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल मानते हैं। तो उसकी तीन मैंने कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या है लाइट की, कि वो जैसे आई है वो उसी मीडियम में, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कुछ लाइट रे क्या होती है, ऑब्जर्व हो जाती है सरफेस में, तो उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं लाइट का। तीसरी कंडीशन ये होती है जब लाइट रे इसमें एंटर करती है, उसकी कुछ लाइट की किरण कहाँ अंदर चली जाती है, लाइट की कुछ रेस कहाँ। अब इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में देखे तो मैंने माना कि ज्यादातर इंटेंसिटी तो उधर से रिफ्लेक्ट हो गई है, लेकिन कुछ इंटेंसिटी क्या हो अंदर भी ऑब्जर्व होती है 1 से 2%। तो आज वही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि मेजोरिटी अब जो है रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, सरफेस ऐसा है कि वो आपका ये सरफेस जो होगा, अब ये सरफेस ट्रांसपेरेंट लेंगे हम। इस ट्रांसपेरेंट सरफेस में अगर हम लाइट रे को एंटर कराएंगे तो लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट ना होके। देखो अगर आपका सरफेस कैसा था, ये कोई चिकना तल था, मैंने ऐसा बोला कि जैसे स्टील है या फिर ग्लास है, तो वहां पे क्या होता है पीछे की तरफ पेंट होता है, इस वजह से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट रे। अब मैंने बोला आपको जो सरफेस लेना है वो कैसा लेना है, ट्रांसपेरेंट लेना है पूरा, जिसके बार बार पूरा दिख जाए। तो ऐसे मीडियम में अगर हम बात करें तो मैंने मीडियम नीचे कौन सा ले लिया, ग्लास ले लिया है। अब ऊपर जो आपका मीडियम था वो कौन सा था, एयर था। नीचे कौन सा ले लिया हमने, गिलास ले लिया है। तो इस टाइप से जो पहली कंडीशन में रिफ्लेक्शन की समझी थी, अब उसकी ही दूसरी कंडीशन हम क्या समझ रहे हैं, रिफ्रैक्शन। टॉपिक का नाम है आपका रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन होता क्या है, चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे। वो एक लाइट रे है आपकी, अभी चेंज कर लेती है अपने पाथ को। कब, एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब हम इस लाइट रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कराते हैं तो ये अपने पाथ में थोड़ा सा चेंज कर लेती है। उसी को क्या बोलते हैं, जो लाइट रे के पाथ में चेंज आया है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हमने समझ लिया है। अब रिफ्लेक्शन को मैं बताता हूं आपको कि कैसे लाइट रे का पाथ चेंज होता है। तो सबसे पहले लाइट रे आपकी एयर मीडियम में आ रही थी, ये मीडियम 1 था, इसको मैंने मीडियम 1 में क्या लिया हुआ है, एयर लिया हुआ है। मीडियम 2 है और मीडियम 2 में मैंने क्या लिया हुआ है, ग्लास लिया हुआ है। तो मीडियम 1 और 2 आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप की एक लेजर लाइट है जिससे हम लाइट रे को एंटर करा रहे हैं, और इस सरफेस में जब एंटर करा रहे हैं तो ये लाइट रे एक्चुअल में तो सीधी जानी चाहिए, बट ये सीधी नहीं जाती। जब दूसरे मीडियम में एंटर कराते हैं तो ये मीडियम थोड़ा सा डेंस है, एयर के कंपेयर में ग्लास जो है ज्यादा डेंस होता है, उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो जब डेंस मीडियम में एंटर करती है तो लाइट रे को चलने में समझो चलने में उसको दिक्कत हो रही है। जब मीडियम के पार्टिकल्स क्या बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तभी तो डेंस है। अब जब डेंस मीडियम में वो चलती है तो वो एग्जैक्ट जैसे आ रही है वैसे ना आके थोड़ी सी क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती है। तो ये एंगल आई एंगल से आई थी, और जब ये बेंड हो गई तो कौन सा एंगल आ गया, एंगल आपका आर आ गया है। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोनों एंगल आपने देख लिए यहाँ पे। तो जब लाइट रे यहां से होकर निकल जाती है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन हम उल्टी कर दें, यहां से समझेंगे इससे आगे कि अगर ये डेंस मीडियम में लाइट रे थी, अब डेंस मीडियम से किस में जा रही है, ये रेयर में जा रही है। तो ग्लास था ऊपर और नीचे क्या आपका एयर है। अब ग्लास से जब लाइट रे किस में, एयर में एंटर करेगी, हमने यहां से एंटर कराया, देखो लाइट रे को इस टाइप से आ रही थी, ये इसका नॉर्मल था। अभी एक्चुअल में इसको कहां जाना था, यही जाना था सीधा। बट जब भी अभी अंदर डेंस मीडियम था तो इसको थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे बाहर निकली तो थोड़ा खुल के चलेगी। खुल के चलने मतलब कैसा, थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगी। एंगल आई और एंगल आर का जो रिलेशन बनेगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि एंगल आई और एंगल क्या आर क्या है, आई के कंपेयर में आर छोटा होता है, और इस वाली कंडीशन में आई के कंपेयर में आर ज्यादा होता है। इट्स डिपेंड ऑन मीडियम। भाई अगर मीडियम 1 और 1 2 को हमने क्या कर दिया, आपस में एक्सचेंज कर दिया इस कंडीशन में, तो वो मीडियम एंगल क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, यहाँ पे बेटा आपका एंगल आई ज्यादा होगा और एंगल आर क्या होगा, कम होगा। और इस वाली कंडीशन में आपका एंगल आई कम होगा और एंगल आर ज्यादा होगा। इट्स डिपेंड ऑन इट्स मीडियम। इनका जो मीडियम है, मीडियम पे डिपेंड करेगी कि लाइट रे को नॉर्मल की तरफ बेंड होना है, नॉर्मल से दूर जाना है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो दो कंडीशन हमने अलग अलग समझी थी, उन दोनों कंडीशनों को एक साथ यहाँ पे समझ लेते हैं। किसकी हेल्प से, एक रेक्टेंगुलर ग्लास शेप की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं।
देखो यहाँ पे मैंने एक ग्लास का रेक्टेंगुलर स्लिप लिया हुआ है, इसमें मैं लाइट एंटर करा रहा हूँ। तो मैंने जो दो कंडीशन आपको अलग अलग बताई थी कि जब रेयर से डेंस में आता है तो लाइट रे कैसे बेंड होती है, और जब डेंस से रेयर में जाता है तो कैसे लाइट रे बेंड होती है, तो उनको मैंने मर्ज कर दिया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम रिलेशन वगैरह सोचेंगे, जैसे कि मैंने मान लिया कि आपकी कोई इस टाइप का ग्लास स्लेब है, तो यहाँ से मैंने वो लाइट रे एंटर कराई है, और ये जो लाइट रे इधर निकल रही है, तो ये मैंने बोला कि ग्लास का है। आप इसके हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि लाइट रे एंटर कराने पर ऐसे इधर से कैसे निकलेगी, उस चीज को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, टॉपिक का नाम है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब। ये जो लिया हुआ है इसमें हम क्या करा रहे हैं, रिफ्लेक्शन करा के देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखना कि जब लाइट रे आई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और जब ये अंदर की तरफ एंटर करेगी तो किस नॉर्मल की तरफ क्या हो गई है, बेंड हो गई है। नॉर्मल तो थोड़ा बेंड हुई है, और आगे चल के फिर अब जब कोई पैरेलल लाइट रे होती है और लाइट रे इस टाइप से लाइन क्रॉस करे, तो एंगल अगर हम नॉर्मल की बात करें ये वाला, तो जो एंगल इसका यहाँ होगा वही एंगल ये होगा। जितना आपका आर की वैल्यू ये है, इतनी ही आर की वैल्यू यहाँ पे भी होगी। भले ये इस केस के लिए एंगल आई है, तो मैं इसको आई डैश बोल देता हूँ, क्योंकि ये इसके लिए तो आई डैश का एंटर का काम कर रहा है, लेकिन ये आई डैश जो होगा ये होगा किसी इक्वल, आर के इक्वल। तो यहाँ से सबसे पहले बात है याद रखना इस वाले रूल से कि एंगल आपका आर जो होगा वो इक्वल होगा आर, सॉरी आई डैश के। ठीक है, अब आई डैश क्या है, आई डैश आर है, जो दोनों बराबर है तो हम इसको आर भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम आर यूज करते हैं ज्यादातर। जो आपका एंगल आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो एंगल बना है वो आर है, और आर जितना यहाँ होगा इतना ही फिर से इस स्लैब से बाहर जाते टाइम वो एंगल सेम होगा। ठीक है, इस रूल से आप देख सकते हैं इस चीज को, ये जो मैंने रूल बनाया, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल क्या है, सेम होंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन वाले, जब कोई पैरेलल लाइन को एक लाइन से हम कट करते हैं तो इससे जो एंगल बनते हैं वो एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट रे जिस एंगल से आ रही थी अब ग्लास स्लिप से उस मीडियम से बाहर निकल रही है। अब जब उस मीडियम से बाहर निकल रही है, इस मीडियम ने इसको जितना अंदर की तरफ कन्वर्ज किया था, अंदर की तरफ जितना मोड़ा था, जितना ये अंदर की तरफ टर्न की थी इतना ही अब ये बाहर की तरफ टर्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने एंगल से आई आपका आ रहा था फाइनली आपका उतने ही एंगल से ई के, ई बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, तो एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाते हैं, यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, मतलब सेम एंगल से बाहर जाता है। क्लियर रहती है बात? तो ये बात याद रखना, एक तो अंदर वाले एंगल क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, और बाहर के एंगल क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं जब भी किसी ग्लास स्लैब से हम लाइट रे को एंटर कराते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है, हाँ इसमें रूल और देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन के कोई दो लॉ होते हैं, तो टू लॉ है। पहला लॉ क्या है, पहला लॉ तो इनके बारे में है कि आपकी ये रे आई है, इसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ इंसिडेंस। ये जो आपकी रे गई है अंदर की तरफ, ये कौन सी है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन की रे है, जो आपका रिफ्लेक्शन हुआ है, सॉरी रिफ्लेक्शन की रे है ये। और जो आपका ये इधर आपकी तरफ क्या माना है आपने, ये आपने एंगल ऑफ रे ऑफ इमरजेंस, जो रे इमरजेंस होकर बाहर निकली है। तो ये सारी रेज मैंने जैसे माना था कि एक पेपर है आपके सामने, ऐसे यहाँ पे मान लो कि जैसे लाइट रे इस स्लेब पे आ रही है, तो जैसे ये इस स्लेब में आ रही थी, इस प्लेन में आ रही थी, अंदर जब कुछ बैंड भी हुई तो ऐसे हुई है, ऐसे हुई तो बैंड है, लेकिन है तो इसी प्लेन में, और जब ये बाहर निकल रही है तो भी इसी प्लेन में है। प्लेन का मतलब सरफेस एक ही है जिसमें होके जा रही है, और हमने ग्लास स्लेब को भी इसी प्लेन में लेना है, तो ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। पहला रूल आपका यही बताता है। ठीक है, तो पहले रूल ने क्या बताया आपको कि जब भी एक लाइट रे को आप एंटर कराते हैं तो वो एक सेम प्लेन में होकर जाती है, सारी चीज आपकी सेम प्लेन में रहेंगी। तो पहले रूल को तो आप सीधा सीधा लिख देना, रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रे ऑफ इमरजेंस। तो रे ऑफ इमरजेंस, ये तीनों रे साथ में क्या है, साथ में आपका नॉर्मल भी एंड नॉर्मल भी, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, तो ये सारी ही आपकी जो रेज हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ये इसमें पहले रूल में आपको बताया गया। तो फर्स्ट रूल हो गया आपका
रिफ्रैक्शन का। सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आई है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका क्या है? आर है। इन दोनों को साइन में अगर हम देखें, साइन में अगर हम देखें तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसमें हम मीडियम 1 और मीडियम 2 को रखें तो ये मीडियम 1 है, तो जिस लाइट रे जिसमें अंदर जाती है उसी का होता है ये। अब किस में जा रही है? यहाँ पे ग्लास में जा रही है। यहाँ पे अगर ग्लास मीडियम दिया हुआ है हमने, तो ग्लास के अंदर एंटर हो रही है, तो यहाँ पर ग्लास का आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और जिससे आ रही है उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं तो वो ऊपर आ जाता है आपका मीडियम 1 एयर मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम मीडियम 2 और मीडियम 1 से दिखा रहे हैं, तो आप मीडियम 2 बोलेंगे जिसके अंदर एंटर हो रही है, जिससे आ रही है उसको मीडियम 1 बोलेंगे। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। तो साइन में आई का रिलेशन और आर का रिलेशन जो होता है वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कांस्टेंट को देता है, और वो कांस्टेंट वैल्यू जो है अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। एनसीईआरटी में उसकी टेबल दी हुई है, हर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं, एक फिक्स वैल्यू होती है हर मीडियम के लिए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया है। अब आगे हम समझेंगे इसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डेंसिटी पर कैसे डिपेंड करती है और इसकी वेलोसिटी पर भी ये कैसे डिपेंड करती है, मतलब वेलोसिटी कम होने पर ज्यादा होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है।